नमस्ते दोस्तों, 2024 का इलेक्शन आने वाला है और अभी से ही कई सारे प्रेडिक्शंस, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स, कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश होने लग रहे हैं। अगर इन आर्टिकल्स की, इन मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम बात मानेंगे तो 2024 में बीजेपी भारी मतों से जीतने वाली है। लेकिन क्या है रियलिटी, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने सोशल इश्यूज के बारे में बात करे थे, जो ऊपर के इश्यूज थे, सोशल इश्यूज जिसका गहरा इंपैक्ट पड़ने वाला है इलेक्शंस पे, इसके बारे में बात करे थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम CSDS सर्वे रिपोर्ट्स देखेंगे, द सेंटर ऑफ द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जो कि एक इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये कई सारे सोशल स्टडीज पे रिसर्च करते हैं। इन रिपोर्ट्स की अगर हम बात माने तो 43% लोगों ने पीएम के तौर पे मोदी को ही चुना है। जो व्यक्ति अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम वर्ष में है, उसके लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इतने ही % लोगों ने कहा कि वो एक बार फिर मोदी सरकार चाहते हैं। पीएम मोदी और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी राहुल गांधी के बीच अभी भी बड़ा अंतर है, जो 27% है। वोटिंग प्रेफरेंस के मामले में अगर देखें तो बीजेपी का दबदबा अभी भी कायम है और 39% लोगों का कहना है कि अगर आज चुनाव होते हैं तो बीजेपी को ही वोट देंगे। ये 2019 में भाजपा को मिले 37.7% वोटों से ये 1.3% अधिक है। कांग्रेस की अनुमानित वोट शेयर अगर हम बात करें तो 29% है। 2019 के तुलना में अगर देखें तो काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है कांग्रेस को। यह अभी भी भाजपा से 10% अंक पीछे है। 9 साल तक सत्ता में रहने के बाद सत्ता विरोधी लहर पैदा होना संभव है और यह सराहनीय है कि भाजपा का अनुमानित वोट शेयर वास्तव में बढ़ने की जो है प्रेडिक्शंस करे गए हैं। लेकिन सर्वे में बीजेपी के लिए कई सारी चिंता भी जाहिर करे गए हैं। चलिए दोस्तों, इस पे भी थोड़ा नजर डालते हैं। वोट शेयर का अनुमान लगाते समय एनडीए और यूपीए पे विचार नहीं किया गया है, भाजपा और कांग्रेस पे विचार किया गया है, क्योंकि कई सारी पार्टियां जो है गठबंधन करेगी, गठबंधन तोड़ेगी, कई सारी चीजें हो सकती हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि अन्य के लिए अनुमानित 28% वोटों में से कितने भाजपा को जा रहे हैं, कितने कांग्रेस को जा रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्तमान में यूपीए के पास बड़े वोट शेयर वाली पार्टियां हैं, इसलिए इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एनडीए और यूपीए के बीच का अंतर वास्तव में भाजपा और कांग्रेस के बीच 10 अंकों के अंतर से भी कम हो सकता है। यहाँ पे एक ग्राफ देख सकते हो, 37.7% बीजेपी के पास 2019 में वोट शेयर थे, 19.7% कांग्रेस के पास यहाँ पे वोट शेयर थे और अन्य के पास 42.6% शेयर थे। तो यहाँ पे 2023 का भी डेटा देख सकते हो साइड में, यहाँ पे CDS सर्वे का 39% होने वाला है अब की बार बीजेपी का यहाँ पे वोट शेयर, 29% होने वाला है कांग्रेस का और 28% होने वाला है अन्य। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अन्य जो पार्टियां हैं किनके साथ जाना पसंद कर रही हैं, किनके साथ में जा रही है, किनके फेवर में जा रही है। आइए उन पार्टियों को 2019 वोट शेयर पर एक बार नजर डालते हैं जो वर्तमान में भाजपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। वर्तमान में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाली पार्टियों को लगभग 4% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने वाले को 7% से थोड़ा अधिक वोट मिले। हमने दोनों कैटेगरी में से किसी भी में शिवसेना को शामिल नहीं किया है, क्योंकि पार्टी तब से यहाँ पे डिवाइड हो गई है। सच्चाई यह है कि जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, शिरोमणि अकाली दल और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट जैसे कई सहयोगी के साथ 2019 के बाद से एनडीए सिकोड़ गया है। तो हालांकि उसे जन नायक जनता पार्टी और RLSP जैसे सहयोगी मिल गए हैं। अब ये आंकड़े ये संकेत नहीं दे सकते हैं कि 2024 में क्या होगा, क्योंकि यह भी संभव है कि बदलते हुए गठबंधनों के कारण जेडीयू पिछली बार से अच्छा परफॉर्मेंस ना करे। लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि AIADMK को छोड़कर भाजपा के किसी भी सहयोगी दल के किसी भी बड़े राज्य में, यानी कि 20 या उससे अधिक सीट वाले किसी भी राज्य में उपस्थिति नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस का चुनाव पूर्व सहयोगियों में 4 ऐसे दल शामिल हैं, जो है DMK, RJD, JDU, NCP। मतलब इस बात से आप ऐसे समझ सकते हो कि भाजपा के पास उतनी बड़ी बड़ी जो है सीट्स वाली पार्टियां नहीं है। इसके कंपैरिजन में कांग्रेस के पास बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े सीट्स वाले पार्टी। निष्कर्ष के तौर पे अगर हम इसे एनडीए वर्सेस यूपीए बनाते हैं तो कांग्रेस पर भाजपा की 10% अंक की बढ़त कम हो सकती है। लेकिन यहीं पे एनडीए को 2019 में यूपीए के 27% की तुलना में लगभग 44% वोट मिले, यानी 17% अंकों का अंतर है। यदि यह अंतर 10 अंक से कम हो रहा है तो यह पूरी संभावना है कि एनडीए को 2019 में जो आसानी से जीत हासिल हो गई थी उतना आसान नहीं होगा, उतना हेल्दी नहीं होगा। अब इसी रिपोर्ट में एक दूसरा रीजन मिलता है, एंटी बीजेपी वोट्स का एकजुट होना। भाजपा का वोट शेयर 2019 की तुलना में 1.3% अंक बढ़ने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस 2019 में हासिल किए गए 19.7% से 9.3% अंक की प्रभावशाली वृद्धि कर सकता है।
इसका मतलब यह है कि जिन 3 वोटर्स ने कहा है कि वे कांग्रेस को वोट देने की योजना बना रहे हैं, तो उनमें से कम एक ने 2019 में पार्टी को वोट नहीं दिया है। यदि CSDS सर्वे कोई संकेत है तो यह संभव है कि यह पैटर्न राष्ट्रीय स्तर पर भी दोहराया जा सकता है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को दूसरों की कीमत में और आंशिक रूप से भाजपा की कीमत पर काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। दूसरी ओर अगर हम भाजपा को कांग्रेस से थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन वह दूसरे को वोट खाकर इसकी भरपाई कर लेगी। यह एक सिर्फ प्रेडिक्शन है जो हम सिर्फ लगा सकते हैं। यह बहुत ही स्पष्ट है कि भाजपा विरोधी 2019 की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गए हैं। तो 2019 में कांग्रेस के पास कुल गैर भाजपा वोटों का लगभग 1/3 हिस्सा। CSDS अगर हम सर्वे रिपोर्ट देखें तो यह बढ़ करके 47.5% हो गया है। यदि हम चुनाव पूर्व गठबंधनों के ध्यान में रखते हैं तो इससे गैर भाजपा वोटों में यूपीए की हिस्सेदारी 50% से अधिक हो सकती है। इसका मतलब यह है कि मोटे तौर पे हर गैर एनडीए मतदाताओं में से एक कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को वोट दे। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो विपक्षी वोटों का एकजुट होना भाजपा के लिए अच्छी खबर नहीं है। तीसरा यहाँ पे रीजन दिया गया है मोदी सरकार का महंगाई पर स्कोर कम होना और ग्लोबल स्टेटर पर ऊंचा होना। सर्वेक्षण से यहाँ पे पता चलता है 63% लोगों ने कहा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक कद बढ़ा है और 54% लोगों ने कहा है कि भारत विश्व नेता बन गया है। हालांकि मोदी के घरेलू प्रदर्शन के कुछ पहलू है जिन्होंने बड़े वर्ग को काफी निराश किया है। 57% लोगों ने कहा है कि वो मोदी के मूल्य बढ़ाने पे काफी ज्यादा नाखुश है, जबकि 33% लोगों ने कहा है कि सरकार उस मोर्चे पे अच्छा प्रदर्शन कर रही है। भ्रष्टाचार से निपटने के मामले में अगर हम देखे जाए तो 45% लोगों ने यहाँ पे कहा है कि मोदी सरकार का काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा है, जबकि 41% ने कहा कि अच्छा रहा है। विकास के मामले में अगर देखें तो 47% लोगों ने कहा है कि उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, जबकि 40% ने कहा है कि खराब रहा। कश्मीर को संभालने के मामले में 30% लोगों ने बुरा कहा, जबकि 28% ने अच्छा कहा। बाकी लोग यहाँ पे नाखुश हैं। ठीक है, पाकिस्तान और चीन पर संतुष्ट और असंतुष्ट जो हैं लोग हैं 28 से 30% है। यानी कि चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पे संतुष्ट लोग हैं 28%, असंतुष्ट लोग हैं 30%। यहाँ पे ऑल ओवर परफॉर्मेंस की बात करें तो 17% लोगों ने कहा है कि वो मोदी से फुल्ली सेटिस्फाइड है, पूरी तरह से सेटिस्फाइड। 38% लोगों ने कहा है कि कुछ हद तक सेटिस्फाइड है। 19% लोगों ने कहा है कि हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, भाई मोदी से बिल्कुल भी हम सेटिस्फाइड नहीं है। 21% लोगों ने कहा है कि पूरी तरीके से भाई अनसेटिस्फाइड है मोदी जी से। किसी भी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंतिम चरण में ये कुछ ठीक ठाक आंकड़े हैं। 57% लोगों ने कहा है कि मूल्य वृद्धि से निपटने के लिए सरकार के तरीके से फुल्ली सेटिस्फाइड है। 40% लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। 45% लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे असंतुष्ट हैं और इस पे चिंता का विषय। ये 3 प्रोमिसेस थे जो प्रधानमंत्री हर अपने इलेक्शंस कैंपेनिंग में करते रहते थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, मूल्य को घटा देंगे, महंगाई कम कर देंगे। तो उनका ही यहाँ पे स्थिति खराब है। इस तरीके के रिपोर्ट जारी करने से पहले कई सारा डेटा एनालाइज करना होता है, कई सारे वोटिंग लिए जाते हैं, कई सारे पब्लिक पोल लिए जाते हैं, पब्लिक से पूछा जाता है, पब्लिक रिव्यू लिया जाता है और कई सारे स्टैटिक्स देखे जाते हैं, तब जाके इस तरीके के रिपोर्ट सामने आते हैं। और हो सकता है कि इतना ज़्यादा जब डेटा एनालाइज करा गया है, स्टैटिक्स को ध्यान में रखा गया है, तो कई मामलों में ये रिपोर्ट सच हो सकता है। लेकिन बाकी ये जो इलेक्शंस और पॉलिटिक्स होते हैं, कई बार हमारा स्टैटिक्स और डेटा काम करना बंद कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।